गुड मॉर्निंग दोस्तों। समर्पण नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, पीडियाट्रिक नर्सिंग एमसीक्यू सेशन का डिस्कशन में अपन 90 क्वेश्चन अभी तक कर चुके हैं और आज जो अपन डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों वो 91 से लेके 100 तक के जो क्वेश्चंस हैं पीआर यादव की जो बुक है उससे अपन डिस्कशन कर रहे हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉर असेसिंग पेन इन टोडलर। टोडलर में पेन असेस करने के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड क्या है? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से असेस फॉर चेंजेज इन वाइटल साइन, यूज ए न्यूमेरिक पेन स्केल, ऑब्जर्व द चाइल्ड फॉर रेस्टलेसनेस, आस्क द चाइल्ड अबाउट पेन। ठीक है, तो पूछेंगे तो वो बताएगा नहीं। एक से टोडलर जो होता है 1 से 3 साल का बच्चा होता है, नहीं बता पाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल पेन स्केल जो होती है दोस्तों वो अडल्ट कॉन्शियस फुली कॉन्शियस अडल्ट के लिए होती है। तो अपन क्या करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे रेस्टलेसनेस के लिए। ठीक है, अगर वो रेस्टलेसनेस है, उसमें अनकम्फर्ट फील कर रहा है बच्चा, तो समझेंगे कि उसमें पेन है, उसको पेन हो रहा है। तो सही आंसर जाएगा आंसर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 92 अप्रोप्रिएट टाइम फॉर टॉयलेट ट्रेनिंग इन टू चिल्ड्रन में टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए अप्रोप्रिएट टाइम क्या है? तो दोस्तों, जो अप्रोप्रिएट टाइम होता है वो 18 मंथ से बाद में टॉयलेट ट्रेनिंग करते हैं बच्चे की। 18 मंथ के बाद में अपन क्या करते हैं, टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं और 3 साल तक जो टाइम होता है उसका होता है कंप्लीट। जो ट्रेनिंग है टॉयलेट ट्रेनिंग का 3 ईयर पे उसको विद होल्ड कर लेता है वो, और पोस्टपोन भी कर सकता है बावल और ब्लैडर जो मूवमेंट है उनको। तो सही आंसर गोज टू 1 to 3 ईयर। 1 to 3 ईयर सही आंसर जाएगा। 1 से 3 साल में अप्रोप्रिएट टाइम है टॉयलेट ट्रेनिंग का, क्योंकि 18 मंथ्स जो होता है बच्चा उस तक तो वो अनेबल होता है न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल करने में। ठीक है, एडुकेट न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल नहीं कर सकता। उसके बाद से वो एडवाइजेबल होता है कि वो ट्रेनिंग के लिए रेडी होता है। इसलिए सही आंसर जाएगा 1 से 3 साल के लिए बच्चे का अपन क्या कर सकते हैं, टॉयलेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, 1 से 3 साल तक का बच्चा क्या कहलाता है ये भी अपन को पता होना चाहिए। 1 से 3 साल का बच्चा जो होता है वो टोडलर कहलाता है। वो क्या कहलाता है? टोडलर। 1 से 3 साल का बच्चा टोडलर कहलाता है। तो टोडलर की एज में अपन टॉयलेट ट्रेनिंग बच्चे को देते हैं। ठीक है, चलिए सही आंसर है डी। A child can withhold and postpone his bowel movements at age of, अभी अपने ने डिस्कस किया है कि वो विद होल्ड कब कर सकता है, एज ऑफ 3 ईयर। 3 साल की एज पे वो अपने बावल और जो ब्लैडर मूवमेंट है उनको वो क्या कर सकता है, विद होल्ड कर सकता है और पोस्टपोन भी कर सकता है। ठीक है, इसलिए सही आंसर गोज टू आंसर सी। चलिए ये क्वेश्चन जो है RUHS पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग में एंट्रेंस में पूछा गया था। एम्स रायपुर में भी ये पूछा गया था। एम्स रायपुर जो है स्टाफ नर्स 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है टॉयलेट ट्रेनिंग शुड बी स्टार्टेड फॉर ए बेबी एट एज ऑफ, अभी देखा अपन ने 1 से 3 साल में की एज में अपन क्या करते हैं, 18 मंथ के बाद से लेके 3 साल तक टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट करवाते हैं और ये एज कहलाती है टोडलर। दोस्तों, अभी बात कर लिए हैं अपन ने टोडलर, तो टोडलर की एज से अपन टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। तो राइट आंसर गोज टू टोडलर। ठीक है, चलिए ए न्यू बोर्न क्राई विगरसली एंड एक्सट्रीमिटीज आर पिंक विच नॉट रिक्वायर्ड इन सच कंडीशन। एक न्यू बोर्न बच्चा है, बहुत ही ज़्यादा रो रहा है और उसकी एक्सट्रीमिटीज़ है पिंक है। ठीक है, पिंक तो नॉर्मली होती ही हैं। ज़ोर ज़ोर से रो रहा है, तो अपन नीचे लिखे में से क्या ज़रूरत नहीं है
क्या रिक्वायर्ड नहीं है ऐसी कंडीशन में। वाइपिंग द बेबी बॉडी, वाइपिंग द बॉडी, कवरिंग द बॉडी, O2 थेरेपी, नजल क्लियरिंग। ये O2 थेरेपी है दोस्तों, O2 थेरेपी, नजल क्लियरिंग। तो दोस्तों अगर एक्सट्रीमिटीज़ पिंक है तो क्या करेंगे अपन, पिंक है तो O2 थेरेपी क्यों देंगे। अगर ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है तो उसमें अपन मान सकते हैं हाइपोक्सिया हुआ है, तो विच नॉट रिक्वायर्ड, तो O2 थेरेपी रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पे O2 थेरेपी रिक्वायर्ड नहीं है। ज़ोर से रो रहा है लेकिन एक्सट्रीमिटीज़ क्या है, पिंक है, तो जो O2 की रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल नहीं है। इसलिए सही आंसर जो है वो आंसर सी रहेगा। चलिए, द फर्स्ट स्टूल ऑफ न्यूनेट इज कॉल्ड। कल के सेशन में अपन ने बात की थी दोस्तों, न्यूनेट का जो फर्स्ट स्टूल है वो कितने टाइम से पास आउट होता है, वो 24 आवर्स में पास होता है। ठीक है, नॉर्मली 24 आवर्स में पास होता है। और उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं दोस्तों मिक्योनियम। मिक्योनियम किसे कहते हैं, जो फर्स्ट स्टूल होता है जो बेबी का जो पास आउट होता है उसी को क्या बोलते हैं, म्यूकोनियम बोलते हैं। म्यूकोनियम का जो कलर होता है दोस्तों, कई बार कलर पे भी क्वेश्चन कर लेता है, तो म्यूकोनियम जो होता है हमेशा ग्रीनिश ब्लैक कलर का होता है। कैसा होता है, ग्रीनिश ब्लैक कलर का, ग्रीनिश ब्लैक। ठीक है, ग्रीनिश ब्लैक कलर का ये होता है। क्या होता है, म्यूकोनियम। म्यूकोनियम क्या है, जो फर्स्ट स्टूल जो होता है बेबी का, एक नियोनेट का, उसको म्यूकोनियम बोलते हैं। ठीक है, और जो म्यूकोनियम है वो 24 आवर्स में नॉर्मली पास आउट होता है। ठीक है, तो चलिए इसमें म्यूकोनियम में क्या क्या हो सकता है दोस्तों, ये भी अपन देख लेते हैं। म्यूकोनियम किस किस से मिलके बना होता है, तो ये जो होता है ऑलमोस्ट ऑर्डरलेस होता है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं आती है, कोई बदबू नहीं होती है। एंड थोड़ा विस्कस होता है, थोड़ा गाढ़ा टाइप में, फर्म टाइप में होता है, हार्ड होता है थोड़ा, एंड स्टिकी, थोड़ा चिपचिपा होता है। ठीक है, एंड जो है इसमें साल्ट्स होते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, म्यूकस होता है, बाइल होता है, लेनोगो। लेनोगो क्या है दोस्तों, ये फाइन हेयर्स हैं, छोटे छोटे जो हेयर्स होते हैं बेबी पे, वो उसको लेनोगो बोलते हैं। और एपिथेलियल सेल्स जो होती है वो म्यूकोनियम से मिलके बना है। म्यूकोनियम किन किन से मिलके बना है, इसकी प्रॉपर्टी कैसी है, ऑर्डरलेस है, ये विस्कस है, थोड़ा स्टिकी है। ठीक है, और इसमें किस किस से मिलके बना है, साल्ट्स हैं, एमनियोटिक फ्लूइड हैं, म्यूकस है, बाइल है, लेनोगो है, एपिथेलियल सेल्स है, ये सब मिलके म्यूकोनियम का निर्माण करते हैं, जो कि फर्स्ट 24 आवर्स में ये पास आउट होता है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, किस तरीके का होता है, ग्रीनिश ब्लैक कलर का ये होता है। तो चलिए राइट आंसर सी जाएगा। क्वेश्चन 97, द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फर्स्ट स्टूल ऑफ न्यूबॉर्न एक्सेप्ट, एक को छोड़ के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अभी अपन ने डिस्कस किया है कि क्या क्या जो म्यूकोनियम है किस किस से मिलके बना है, कैसी प्रॉपर्टी है, कैसा नेचर है। तो उसमें देखते हैं, इट लैक्स बाइल पिगमेंट, इट इज़ ऑर्डरलेस, इट इज़ टेनासियस, एंड इट कंटेंट्स एपिडर्मल सेल्स, लेनोगोन हेयर। तो ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ा है कि ये भी हैं, ये भी है, विस्कस भी होता है, टेनासियस भी होता है, ऑर्डरलेस भी होता है, लेकिन बाइल भी उसमें होता है। तो इसमें लिख रहा है इट लैक्स बाइल पिगमेंट, तो ऐसा नहीं है। ये एक्सेप्ट पूछा है कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो बाइल पिगमेंट भी उसमें होता है, और ये कह रहा है कि इसमें नहीं होता। तो इसलिए राइट आंसर गोज टू ए, राइट आंसर गोज टू ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 98, इन केस ऑफ न्यूबॉर्न हुज मदर हैज़ हैड अनट्रीटेड untreated syphilis since the second trimester, which of the following is an appropriate line of action। एक मदर है जिसको अनट्रीटेड सिफिलिस है, सिफिलिस का इलाज नहीं करवाया है, तो उसके जो बच्चा है उसके लिए क्या लाइन ऑफ अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट एक्शन होगा, क्या देखेंगे अपन न्यूबॉर्न में। एग्जामाइनिंग द न्यूबॉर्न फॉर क्लेफ्ट पैलेट, बच्चे का देखेंगे क्लेफ्ट पैलेट तो नहीं है। टेस्टिंग फॉर कॉन्जेनाइटल सिफिलिस, टेस्ट फॉर मसल हाइपोटोनिसिटी, असेस फॉर मैक्यूलोपेपुलर लेजन ऑफ द सोल ऑफ न्यूबॉर्न। तो दोस्तों जो अनट्रीटेड सिफिलिस जो है वो अगर किसी भी न्यूबॉर्न में इजीली फिजिकल जो साइन है, उसके फिजिकल साइन इजीली डिटेक्ट नहीं होते हैं,
जो सिफिलिस है, सिफिलिस किसके द्वारा फैलता है? ट्रैपेनोमा पैलिडम, याद रखना है। सिफिलिस जो है ट्रैपेनोमा पैलिडम के द्वारा फैलता है। तो नॉर्मली क्या होता है, फिजिकल जो साइन है, कंजेनाइटल जो सिफिलिस होता है उसके फिजिकल साइन अपन को आइडेंटिफाई या डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसलिए अपन क्या करेंगे, उसको टेस्टिंग करवाएंगे कंजेनाइटल सिफिलिस के लिए। क्या करवाएंगे उसको? कंजेनाइटल सिफिलिस के लिए क्या करवाएंगे? टेस्टिंग करवाएंगे। तो इसलिए सही आंसर जो जाएगा, सही एक्शन जो है, अप्रोप्रिएट लाइन ऑफ एक्शन है, वो है टेस्टिंग फॉर कंजेनाइटल सिफिलिस। क्योंकि फिजिकली जो साइन है वो अपन डिटेक्ट नहीं कर सकते इजीली, बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए अपन क्या करेंगे? टेस्टिंग फॉर कंजेनाइटल सिफिलिस। चलिए, राइट आंसर गोज टू बी। क्वेश्चन नंबर 99। इन ए न्यूबॉर्न द एनाटॉमिकल क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस, एनाटॉमिकल क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस कब होता है? एनाटॉमिकल दोस्तों एक फिजियोलॉजिकल क्लोजर होता है जो कि बर्थ के तुरंत बाद हो जाता है, और एनाटॉमिकल क्लोजर कब होता है? तो एनाटॉमिकल क्लोजर होता है 10th डे ऑफ द बर्थ, 10वें दिन। एनाटॉमिकल जो क्लोजर होता है वो 10वें दिन होता है। कब होता है? 10वें दिन। बर्थ के टाइम क्या होता है? फिजियोलॉजिकल क्लोजर होता है, और 10वें दिन क्या होता है? एनाटॉमिकल क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस। चलिए, तो राइट आंसर गोज टू आंसर सी। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्लोजर ऑफ न्यूबॉर्न्स फोरामेन ओवल, फोरामेन ओवल जो है उसका क्लोजर किसके द्वारा कैसे होता है? इसका कारण क्या है क्लोजर होने का? जो फोरामेन ओवल है उसका कारण क्या है क्लोजर होने का? तो देखिए, ए डिक्रीज इन ऑर्टिक ब्लड फ्लो, ए डिक्रीज इन प्रेशर इन लेफ्ट एट्रियम, एन इंक्रीज इन द पल्मोनरी ब्लड फ्लो, एंड इंक्रीज इन प्रेशर इन द राइट एट्रियम। ठीक है, तो इसमें सही आंसर जो जाएगा दोस्तों, जब बर्थ हो जाता है, बच्चे का जन्म हो जाता है, तो रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है। रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है तो पल्मोनरी ब्लड फ्लो बढ़ता है। रेस्पिरेशन स्टार्ट होगा, ब्रीथिंग स्टार्ट होगी, तो पल्मोनरी ब्लड फ्लो बढ़ेगा। पल्मोनरी ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो हीमोडायनेमिक चेंज आएंगे। हीमोडायनेमिक चेंज आएंगे तो जो पल्मोनरी ब्लड फ्लो बढ़ना ही क्या है, किसके कारण से? जो पल्मोनरी ब्लड फ्लो बढ़ेगा उसी कारण से फोरामेन ओवल जो है वो क्लोज हो जाता है। इंक्रीज इन पल्मोनरी ब्लड फ्लो। तो राइट आंसर गोज टू आंसर सी। तो दोस्तों आज का सेशन क्वेश्चन 100 के साथ में समाप्त हो रहा है, और अगला सेशन क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये सब भी क्वेश्चंस विद रेशनल आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और जुड़े रहिए दोस्तों, कंटिन्यू स्टडी कंटिन्यू जारी रखिए। ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, 2-1 महीने बचे हैं। सितंबर में होने वाली नॉर्सेट में आपकी तैयारी के लिए ये बहुत हेल्पफुल होंगे, बहुत बेनिफिशियल होंगे। इसलिए जुड़े रहिए दोस्तों।